Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your GKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है हम PYQs कर रहे हैं और PYQs जैसा आप जानते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली उस पर हम आ चुके हैं 2020 तक, ठीक है, मतलब 2017, 18, 19 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 20 और 21 बचा है क्योंकि 22 को तो आप अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, राइट। अब जो भी पढ़ाई हम पहले कर चुके हैं, चाहे वो MCQs हों, चाहे वो PYQs हों, चाहे हम सैम्पल पेपर्स भी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, हम 3 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फटाफट अपन आ जाते हैं अपने PYQs पे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है एजुकेशन बिल्कुल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई पैकेज नहीं लेना होता, 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और घर बैठे मिलती है, राइट। तो अभी अपन आ जाते हैं फटाफट से अपने PYQs पे। PYQs 2020 के कर रहे हैं अपन, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कई सारे क्वेश्चंस आप फील कर सकते हैं कि हो सकता है ये रिपीट हो रहे हैं या ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो या तो वो पिछले साल के पेपर्स में ही आए हैं तो आपको ऐसा लगेगा, या फिर हम जो MCQs किए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे MCQs किए हैं। अगर अपन कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने पर चालू करें तो मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो अपन ने कम से कम एक कंसेप्ट के, अगर अपन वन शॉट रिविजन वाले कंसेप्ट छोड़ देते हैं तो बाकी जो फुल लेंथ कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं उनमें हमने कम से कम 100 से ऊपर MCQs किए हैं सबके, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ना एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। फटाफट द पॉइंट इज कि हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए और हमारे पास PYQ सॉल्व होने चाहिए ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। Now, the good evaluation of writers of written material should not be based on। अब ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो कि क्या बात कर रहा है कि भाई अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी रिटन मटेरियल का, ठीक है, अगर आप किसी रिटन मटेरियल का मतलब कोई लिखित कोई जानकारी है या कोई रचना है जिसका आपको इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, तो बात ये आ जाती है कि इसका इवैल्यूएशन आप किस बेसिस पे या किस तरह करेंगे, ठीक है। अब किसी राइटर ने या किसी ऑथर ने, राइटर ऑथर किसी ने अगर पब्लिश्ड कुछ किया है या किसी ने कोई वर्क लिखा है, या इनफैक्ट अगर कोई स्किल भी है, मतलब अगर आपको किसी ने दिया, आपके कोई फ्रेंड ने भी दिया, उसका कोई रिटन मटेरियल है या उसने कोई ऐसे लिखा है और उसने आपको दिया कि यार देख के बताओ कैसा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? आइडियली अगर आप उसको एवेल्युएट कर रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे और उसको क्या देखेंगे? लॉजिकल प्रेजेंटेशन है या नहीं। सबसे बड़ी बात आप क्या देखेंगे कि यार जो आप बात बोल रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल है या नहीं है, कोई कोहेरेंस है या नहीं है ना। लॉजिकल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी लॉजिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी लैंग्वेज कितनी सही है, या इसका सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं है, या लैंग्वेज में कोई एरर तो नहीं है, वोकैबुलरी सही है या नहीं है, या इसके जो भी इसमें जो बोला जा रहा है वो इन सिंक है या नहीं है, राइट। तो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस भी आप कोशिश करेंगे एवेल्युएट करने के टाइम पे कि आप समझेंगे कैसा है। तीसरी बात हम कर लेते हैं एबिलिटी टू रिकॉल वट एवर इज रेड। अब आपने कोई वर्क पढ़ा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक एक लाइन पढ़ें और उसके बाद एवेल्युएशन करें। आप ये पूरा एक पढ़ लेते हैं, उसमें से आप पॉइंट्स जो है अपने मेंटल नोट्स बना लेते हैं, फिर आप उसको एवेल्युएट करने बैठते हैं, ठीक है। अब जब आप उसको एवेल्युएट करने बैठते हैं तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो कि आपने जो पढ़ा आप उसको रिकॉल करिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और रिकॉल करने के बाद जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं इट वॉज मेकिंग सेंस, राइट। सो यू आर एबल टू रिकॉल, सो दैट इज ऑल्सो राइट। अब बचा आखिरी, जो कि बिल्कुल ही ऊल जलूल टाइप का ऑप्शन है, जिसका मतलब है ड्रेसिंग सेंस ऑफ अ राइटर। आई मीन क्या लेना देना है आपको जब आप उसका काम एवेल्युएट कर रहे हैं? कोई फैशन परेड में तो जा नहीं रहा वो, ना कोई आप उसको फैशन उसके लिए जज कर रहे हैं, राइट, ना आप उसको कोई पॉइंट्स दे रहे हैं। तो क्या करना है आपको बेसिकली ड्रेसिंग सेंस क्यों देखना है राइटर का? तो ऑब्वियसली आंसर इज वेरी 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 ऑब्वियस, द आंसर इज डी। नाउ Which of the following is the basic requirement of the good communication? अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं या अगर आप गुड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? पहली बात, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ या मैं आपको कोई बात पढ़ा रही हूँ और मेरे दिमाग में उस बात की क्लैरिटी नहीं है, मतलब मैं क्या आपसे कहना चाह रही हूँ ये मैं ही कंफ्यूज हूँ उस बात को लेके, है ना, मुझे ही नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या थॉट प्रोसेस है या क्या फ्लो है, तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगी वो बात, है ना। तो इस वजह से क्या है, क्लैरिटी ऑफ थॉट
तो बहुत मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो ऑब्वियसली आंसर राइट है। स्पीकिंग इन अ लाउड टोन, अब देखो स्पीकिंग इन अ लाउड टोन का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के बात करें या आवाज़ ऊंची करके बात करें, है ना। एक जो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, स्पीकिंग इन द लाउड टोन मीन्स कि आप थोड़ी लाउडली एंड क्लियरली बात करें, मतलब आपकी जो टोन है वो थोड़ी सी लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सामने वाले को आपकी जो आवाज़ है वो कान तक ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये एक बात समझो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। लाउड टोन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप आवाज़ ऊंची करके चिल्ला चिल्ला की बात करें, और एक आवाज़ ये भी हो सकता है कि आप लाउड एंड क्लियर हो, तो अपन इसको प्रिज्यूम कर रहे हैं लाउड एंड क्लियर, ठीक है। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर आप एक नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई थिएट्रिकल प्रेजेंस परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या इवन अगर 1-to-many कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो वे ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज़ नॉट दी नेसेसिटी और नॉट दी वेरी गुड बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन की नहीं है। अगर ये एक रिक्वायरमेंट हम इसको मान भी लें तो भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट में तो नहीं आती, ठीक है। स्पीकिंग विदाउट पॉज मतलब बोलते जा रहे हैं विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कॉमा, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट। सो स्पीकिंग विदाउट पॉज इज अ कैन, राइट। तो एक ही इसमें से अपन ने क्रॉस किया और वो कौन सा है, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट गुड कम्युनिकेशन की नहीं है। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड क्वालिटीज ऑफ अ स्पीकर, मतलब कोई स्पीकर है उसकी अच्छी आदतें क्या हैं। Maintaining eye contact with the listener, position yourself to face the entire group, walk around unnecessarily, talk with all group members। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप ऑलरेडी, मैं इसके बारे में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात समझो कि देखो, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको संबोधित कर रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, है ना। मैं बात आपसे कर रही हूँ, देख मैं उधर रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि कुछ हिला हुआ मामला नहीं है, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, एक वो कंसंट्रेशन ब्रेक होगा आपका भी, ठीक है। तो वो अच्छे कम्युनिकेटर की एक पहचान नहीं है, राइट। तो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद लिसनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पीकर, फॉर अ गुड स्पीकर। अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, डाइस पे खड़े हो जाइए और यहाँ से आप 10 लोगों को संबोधित कीजिए, ठीक है। तो पोजीशन योरसेल्फ टू फेस एंटायर ग्रुप, या फिर अगर आपको पूरे ग्रुप से बात करनी है, एक सर्कल में लोग खड़े हुए हैं, तो अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आप पूरे ग्रुप से बात नहीं कर पाएंगे। बेटर क्या होगा, आप यहाँ कहीं आ जाइए, है ना, तो आप चारों तरफ के लोगों को से बात कर पाएंगे, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप ऐसी जगह पे अपने आप को पोजीशन कीजिए जहाँ पे आप पूरे ग्रुप से बात कर सकें, अगर आप ग्रुप से बात करना चाहते हैं तो, है ना। वॉक अराउंड अननेसेसरली, अगर यहाँ पे वॉक अराउंड होता तो शायद ये गलत नहीं होता, लेकिन अननेसेसरली क्योंकि दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई जबरन ही घूम रहे हो, है ना। बिल्कुल ही घूमते घूमते, कई बार ठीक है, एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप उसमें घूम के टहल टहल के कोई बात कीजिए आसानी से। कोई टीचर्स भी आपको क्लास में पढ़ाते होंगे तो नेसेसरली एक ही पोजीशन पे स्टेशन होकर नहीं पढ़ाते होंगे, ठीक है, अनलेस वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे समझा नहीं रहे हैं तब तक, ठीक है। दे नॉर्मली वॉक अराउंड एंड दे ट्राई टू टीच यू बिकॉज इट्स अ मोर लेजरली एंड ईजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो अननेसेसरली है इसलिए यहाँ पे क्रॉस आया है। एंड टॉक विद ऑल ग्रुप मेंबर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप, ठीक है। अगर आप ग्रुप को संबोधित कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर मेंबर से इक्वली बात करें, या कम से कम उनको भी आप इंक्लूसिव फील कराएं। सो व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग ओवर हियर? ऑफ कोर्स 1, 2 and 4 ओनली आर करेक्ट, सो व्हिच मीन्स दैट द थर्ड इज रॉन्ग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला, स्कूल इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ऑफ कोर्स। कहते हैं कि जितना चेंज, जितनी शुरुआत होती है सोच की, या एक आप कह सकते हैं कि आदमी का जो माइंडसेट है या उसकी साइकी जो है वो निर्माण करने का काम जो है, वो स्कूल जो है वो सबसे प्राथमिक संस्था होती है जो आपके दिमाग पे इतना गहरा असर डालती है, ठीक है। इसलिए उसको जो प्राइमरी, स्पेशली जब शुरुआती स्कूल होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेसरी बोलते हैं या प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग पे असर वही डालती है, इसलिए उसको प्राथमिक शाला भी बोला जाता है। स्कूल्स अ पोटेंशियल एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर स्कूल्स, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा, उनको नर्सरी भी इसलिए बोला जाता है। नर्सरी, अपन ने पेड़ पौधों की भी नर्सरी देखी ना आपने, कि नर्सरी होती है जहाँ पे पेड़ पौधों को रखा जाता है, उनको जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको कल्टिवेट करने से पहले नर्सरी में रखा जाता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो भी आप इस वजह से कह सकते हैं कि सोशल चेंज है। दूसरा,
अगर आप कहते हैं कि पोटेंशियल एजेंट है कॉन्फ्लिक्ट और डिसइंटीग्रेशन का, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वहाँ पे तो ले जाके आपको सिखाया जाता है कि सोसाइटी में एक तरह का इक्वलाइजर होता है स्कूल। सब कुछ जो है वो सब कुछ भुला दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, किस परिवार से हैं, क्या करते हैं। आपको एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी होती है, एक जैसी पढ़ाई करनी होती है, आपको कोई किसी को भी बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, किसी को भी कोई अलग सा ये नहीं दिया जाता कि आपस में कोई भेदभाव हो, किसी भी प्रकार का कोई डिसइंटीग्रेशन, किसी भी प्रकार का कोई, जिसको आप कहते हैं ना, कोई किसी भी प्रकार का सोशल बैरियर वहाँ पे कोशिश की जाती है कि ना आए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्कूल्स आर सोशल एजेंसीज ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। ऑफ कोर्स, मतलब आपके साथ होगा कि आपके कई फ्रेंड्स होंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई होगा जो मुस्लिम होगा, कोई होगा जो क्रिश्चियन होगा, कोई होगा जो गुजरात से आया होगा, कोई होगा जो केरला से आया होगा, कोई होगा जो पंजाबी होगा, राइट। तो आपको अलग अलग तरह के घर, अलग अलग तरह की फैमिलीज, अलग अलग तरह के कल्चरल डिफरेंसेस और कल्चरल जो एक कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन, वो देखने को मिलता है। एंड यू नो कि उनके साथ आपको कैसे, यू नो हाउ टू हैव अ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज राइट। स्कूल्स अफेक्टेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। ऑफ कोर्स, अगर आप स्कूलिंग की इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड सोशल सिचुएशन अफेक्ट होते हैं स्कूल उनसे, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी सोशल सोसाइटी में कोई चीज़ चल रही है, कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे स्कूल्स भी बंद थे, जाहिर सी बात है आप सब ने जो है वो स्टडी फ्रॉम होम किया, ठीक है। या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया उस टाइम पे हो जाता है, या नेशनल इमरजेंसी होगी तो भी स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं, या फिर आपको मालूम है वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है तो उसमें भी होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन से भी स्कूल्स इम्पैक्ट होते हैं। सो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, स्कूल आर पोटेंशियल एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइंटीग्रेशन। ये बात गलत है, बाकी सारी सही हैं। नाउ, which of the following will not lead to success of group project? अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सक्सेस नहीं होगी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं और आप इनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो सक्सेसफुल ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। नाउ, अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीमेंट ऑन मेजर इशूज़। अब बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके मेजर इशूज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो और एग्रीमेंट हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कामली एंड कलेक्टिवली हैंडलिंग बिहेवियरल इशूज़, मतलब अगर आपके बिहेवियरल इशूज़ हैं किसी स्टूडेंट को या किसी ग्रुप में, किसी के कुछ पर्सनल कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज हैं कि आपको लगता है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, या आपको लगता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, राइट। सो यू विल ट्राई टू वर्क अपॉन दैट, बिकॉज आपको एक ग्रुप एजेंडा जो है वो फुलफिल करना है, ठीक है। इग्नोरिंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड फोकसिंग ऑन मेजर इशूज, मतलब आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, मतलब पता चला कि आपकी खुद की कुछ किसी से नहीं जम रही, किसी से नहीं बन रही, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट सेइंग बिग प्रॉब्लम्स, परहैप्स इट मीन्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, किसी को किसी से खटपट है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो छोड़ के आपको मेजर इशू, जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेजर कंसर्न है आपकी, उस पर फोकस करना है, या फिर जो आपने सेट किए हैं गोल्स वो आपको अचीव करना है, ठीक है। तो बहुत ऑब्वियस सा नजर आ रहा है इसमें कि आपकी, अगर हम बात करते हैं कि कामली एंड कलेक्टिवली हैंडलिंग बिहेवियरल इशूज, तो अगर आप बात करते हैं कामली एंड कलेक्टिवली हैंडलिंग बिहेवियरल इशूज, मतलब अगर आप बिहेवियरल इशूज की बात करते हैं तो आप कलेक्टिवली हैंडल क्यों करेंगे उसको, है ना। अगर आपको ये लगता है कि भाई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या उसको फला कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप क्या करेंगे, आपस में अगर कोई डिसकोऑर्डिनेशन है या मिसमैच है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको तो चलो हैंडल कर लेंगे कि इंडिविजुअल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप बिहेवियरल इश्यूज कलेक्टिवली सबके हैंडल क्यों करेंगे। अगर आप यही करते रहेंगे तो आप काम कब करेंगे, राइट। तो कामली एंड कलेक्टिवली हैंडलिंग बिहेवियरल इश्यूज, अगर यहाँ पे सिर्फ कामली हैंडलिंग होता, यहाँ पे एज अ ग्रुप में कलेक्टिवली हैंडलिंग लिखा है ना। बिहेवियरल इश्यूज आप नहीं कलेक्ट करेंगे किसी के भी, मतलब आप उसको पर्सनली चेक कर सकते हैं, बट एज कलेक्टिवली एज अ ग्रुप व्हाई वुड यू डू दैट। Now, lichens are interesting organisms and are quite useful for humans. A lichen from which the litmus dye is extracted, and lichens which absorbs UV radiation, thereby acting as a sunscreen to plant respectively. अब देख लो, ये मैं एक बात बता दूं आपको कि ये चीज़ें हमने किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांट में दोनों ही बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत किया हुआ है। इसका आंसर मैं आपको बहुत ज़्यादा इतना पढ़ा हुआ है हमने, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अगर चाहें तो छोटू मोटू से बोटैनिस्ट, जूलॉजिस्ट ज़रूर बन जाएंगे अगर आप पूरे के पूरे उसमें जाके पढ़ेंगे हमने कितना पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इनफैक्ट मैंने लिटमस टेस्ट भी आपको बताया था, और मैंने बात भी की थी कि आप लोगों ने अक्सर ये स्कूल लेवल पर किया होगा, वो लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते थे ना, उसका कलर चेंज होता था, वही वाली लिटमस की बात हो रही है। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि कौन सा एक लाइकन होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन, जो कि सनस्क्रीन जैसा काम करता है प्लांट्स के लिए। तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बताई हुई थी, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको मालूम होगा कि हम बात कर रहे हैं रोसेला
टिंक्टोरिया एंड ज़ेंथोरिया की, ठीक है। तो इनकी बात हम कर रहे हैं। अगर ये कंफर्म नहीं है, आइडिया नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैम ने कहाँ पढ़ा है, तो एक बार एक काम करो, ये तो PYQs है, सीधे जाओ जरा MCQs में और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के MCQs एक बार खंगालो, तो आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके अब ये नेक्स्ट चीज़ है, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये एक स्कैनर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको माउस दिख रहा है, ये आपका कैमरा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, ये जो अपन जाते हैं ना शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, तो बार कोड को क्या करते हैं, इससे एनालाइज करते हैं, बार कोड को वो करते हैं, स्कैन करते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेज वर्क्स बाय डायरेक्टिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रिफ्लेक्टेड बैक एंड अलाउज रीडिंग द प्रोडक्ट डिटेल। अब ये जो QR स्कैन किया जाता है, बारकोड स्कैन किया जाता है, वो किससे करते हैं अपन, नो प्राइस फॉर गेसिंग। आप समझ चुके हैं, आंसर ए है, राइट। तो ये तो आप लोग को सबको मालूम है, आजकल सब लोग जो है, आप लोग क्या करते हैं, हर चीज़ जो है वो QR से, और हर चीज़ जो है वो बारकोड से ही तो काम चलता है अपना। अगर अपन जाते हैं कोई भी पैंटालून्स चले जाइए, शॉपर स्टॉप चले जाइए, कहीं पे भी ज़ारा चले जाइए, सब जगह आपको यही काम आता है, ऑलराइट। तो ये आप जानते हैं। नाउ नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैव रिसीव द हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन द ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। अब मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी के नाम पर है ये। राजीव गांधी जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, और इसको GMR ने इसकी रैंकिंग दी है। और क्यों दी गई है आपको मालूम है, इसको रैंकिंग दी गई है जो कि कैटेगरी किया जाता है एयरपोर्ट्स को, कि भाई कितने फुटफॉल होते हैं या कितने लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो GMR रेटिंग दी गई है इसको। GMR रेटिंग के थ्रू आप इसको 5 जून की बात है, ये 2020 लिखा है ना, 5 जून 2020 को इसको रेट किया गया है। GMR ने इसकी रेटिंग दी है। और किस कैटेगरी में आता है ये, जहां पे एनुअली आप बात कर लीजिए, एनुअली फुटफॉल की बात होती है, ठीक है। 15 से 35 मिलियन लोग का जहां पे आना जाना होता है, आवागमन होता है, उस कैटेगरी में इसको दिया गया है, इस एयरपोर्ट को। और ये नाम है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और इसको दिया गया है क्यों, इनके वाटर मैनेजमेंट के लिए, इनके इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए, इनके इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 जून 2020, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट इज द रीजन, GMR के द्वारा हुआ है। और किस कैटेगरी में रखा गया है, एनुअली 15 से 35 मिलियन लोग जो है वहां पे आते जाते हैं, उसकी कैटेगरी में इसको दिया गया है अवार्ड। अच्छा ये सुना होगा, ये अभी नहीं, मतलब 1-2 साल पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, क्योंकि इनके ऊपर ना इस एसोसिएशन के ऊपर एक्चुअली बैन तो ठीक है लगा ही दिया गया था, इसको डी रिकॉग्नाइज तो कर ही दिया गया था, पर इसके ऊपर ना एक वो भी लगा था कि इन्होंने जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस में फेयर प्ले नहीं किया था, इन्होंने कुछ फाउल प्ले किया था, और कहीं से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करने की कुछ चीज़ों को कोशिश की थी। तो जो वर्ल्ड बेसिकली जो वर्ल्ड फेडरेशन है, उसने इनके ऊपर एक तरह के चार्जेस लगाए थे, जो कि बहुत सीरियस चार्जेस थे, और इस वजह से इनको डी रिकॉग्नाइज किया गया। तो अभी बात हो रही है किसकी, किसने लगाए थे, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन ने लगाए थे। किसके ऊपर, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और इनको बेसिकली डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था फ्रॉम इट्स ग्लोबल हेड एसोसिएशन, जो कि आपको मालूम है वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन है। उसमें बहुत विवाद हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें बहुत पेपर्स में भी आया था, और न्यूज़ वगैरह में भी उस टाइम पे काफ़ी आया था ये। Union Health Minister of India has launched a multimedia guide for COVID-19 diseases. What is the name of this guide? अब ये बात समझ लो कि 2020 की है, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब आप एकदम कोविड से बिल्कुल बीच में, जिसको आप कहते हैं ना, यू वर इन द आई ऑफ द साइक्लोन वाला हिसाब था इस टाइम पे, मतलब कोविड अपने चरम पे था, ये वो वाला टाइम है ना। तो इस टाइम पे मतलब आपको मालूम है मार्च से लेकर जून जुलाई तक तो कोविड एकदम, जिसको आप कहते हैं एकदम ही हाहाकार मचा के रखा हुआ था कोविड ने, है ना। बिल्कुल शुरुआती दौर था, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, ये उस टाइम की बात होगी। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह ने भी, और इसमें क्या हुआ था, उन्होंने एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, जिसमें वो सब कुछ बताते थे, सब कुछ सबको अवगत कराते थे, जो एक बेसिकली आप कहते हैं अवेयरनेस ड्राइव भी थी वो, और लोगों में एक तरह का आप कह सकते हैं कोविड को लेकर जागरूकता अभियान भी आप कह सकते हैं। तो इसको नाम रखा गया था कोविड कथा, ठीक है। सो द आंसर इज बी।
अब इसमें समझ लो बेसिकली क्या था, द इंटरनेशनल टी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब इंटरनेशनल टी डे बेसिकली कब ऑब्जर्व्ड होता है मैं आपको ये बता दूं। इंटरनेशनल टी डे की जो शुरुआत हुई है, इंटरनेशनल टी डे की शुरुआत 15 दिसंबर 2020 से हुई है, मतलब 15 दिसंबर 2005 से हुई है। तो अगर अपन यहाँ पे दे दें तो 2019 अगर अपन यहाँ कर देते हैं तो 15 दिसंबर 2020 को भी ये सेलिब्रेट किया गया था, 15 दिसंबर 2019 को भी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और इसमें जितनी भी मेजर क्या बोलेंगे अपन, टी प्लांटेशन वाली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लाके साथ में ये चीज़ की थी और उन्होंने ये फेस्टिवल या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल टी डे जो है सेलिब्रेट करने का फैसला किया था 2005 में। इसमें बहुत सारी जगहों का नाम आता है। इसमें आप बात कर सकते हैं कि इसमें श्रीलंका का नाम था, इसमें हमारा नाम था, एक मिनट में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसमें इंडिया का नाम था, इसमें श्रीलंका का नाम था, इंडिया यहाँ लिख देते हैं अपन, इंडिया का नाम था, अपना नाम अपन ऊपर लिखेंगे ना, इंडिया का नाम था, श्रीलंका का नाम था, नेपाल, वियतनाम, ये सारे नाम थे इसमें, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मतलब बेसिकली ये क्या है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग बांग्लादेश, ये मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स माने जाते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो इन सब ने मिलके ये साथ में मनाया था। इंटरनेशनल टी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 दिसंबर, मतलब बेसिकली 15 दिसंबर 2005 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। नाउ An intensive care unit grade ventilator has been developed by। अब इसमें एक बात बता दूं मैं, इसका नाम जो है, अगर आप इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात जो है, इसको प्राण इसका नाम रखा गया है। इट हैज़ बिन नेम्ड प्राण, ठीक है। प्राण का मतलब आप समझ चुके हैं, प्राण मतलब जीवन, राइट। तो वो इसका नाम रखा गया है इस वेंटिलेटर का। केयर इंटेंसिव यूनिट वेंटिलेटर है जो कि डेवलप किया है कहाँ के स्टूडेंट ने, IISc ने। IISc कहाँ पर है, बैंगलोर में है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बैंगलोर में है। और इसका प्रोजेक्ट जो है, मतलब इसका अगर आप कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट जो है वो 2020 में उन्होंने कर दिया था। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब प्रोटोटाइप जो टेस्टिंग है इसकी, वो मार्च 2020 में इन्होंने कर दी थी। और किस्मत से वही टाइम था जब आप कह सकते हैं कोविड जो था भारत में बिल्कुल शुरुआती दौर पे, शुरुआती चरण में था, ठीक है। तो प्राण इसका नाम है, ये आप याद रखिएगा। नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। IISc का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड विच इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। नाउ Squadron of the Indian Air Force, the first batch of Rafale fighter jet has been inducted। Rafale jet जिनको आपको मालूम है कि जैसे बोफोर्स के ऊपर बहुत हंगामा हुआ था, वैसे ही Rafale फाइटर जेट्स के ऊपर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई थी, बहुत ज़्यादा अपोजिशनल पॉलिटिक्स हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन 5 फाइनली 2020 में जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एयरफोर्स के, उन्होंने ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 राफेल जेट्स जो हैं उनको इंडक्ट किया गया है। किस में किया गया है, फाइनली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है, जिसको आप यूनिट 17 के नाम से भी जानते हैं, या फिर उनका जो एक ऑफिशियल नाम है वो है गोल्डन एरो, या फिर गोल्डन एरो, या फिर नंबर 17, ठीक है, या फिर नंबर 17 के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी तो काफ़ी मेजर न्यूज़ थी 2020 की। ऑलराइट, तो यू नो दैट गोल्डन एरा और एरोज और नंबर 17 में इंडक्ट किया गया था। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो है विच इंडियन मूवी हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। ये एक मराठी मूवी थी जिसको चैतन्य तमहने ने, है ना, चैतन्य तमहने ने, शायद इसको तमहने ही नाम है उनका, चैतन्य तमहने ने, या तमहने या तनहमे, क्या नाम है उनका, ऐसे ही कुछ सरनेम है उनका। चैतन्य तो है, चैतन्य तमहने है शायद, चैतन्य तमहने, आई थिंक मराठी मूवी है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने भी बहुत पहले उसी टाइम पे पढ़ी थी, तो मुझे याद नहीं है। मराठी मूवी है, चैतन्य तमहने ही है शायद, जहाँ तक है। आई एम 99% के तमहने हैं, तन हमें नहीं है, तमहने ही है, ठीक है। चैतन्य तमहने के द्वारा बनाई हुई मूवी है द डिसाइपल, ठीक है। इसको मिला था कौन सा, बेस्ट स्क्रीन अवार्ड वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 2020 में। अब ये तो आप जानते ही होंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द
फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस ऑफ अमेजॉन एलेक्सा। अमेजॉन एलेक्सा की वॉइस कौन बना है आप जानते हैं, बहुत बड़े उसमें ये जो सौदा था ये तय हुआ था, इन द सेंस 147 करोड़ एक साल का जो था वो लिया गया था, ठीक है। और आवाज़ जो है ऑफकोर्स किसकी है, बिग बी की, राइट। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह बिग बी, अमिताभ बच्चन। अब देखो ये एक बात समझ लो कि 2020 का है ये, है ना, अपन बात काय की कर रहे हैं बेसिकली 2020 की, ठीक है। तो आज की डेट में ये नहीं है, लेकिन 2020 में थे, मतलब 2017 में बने थे, 2020 में थे। 1984 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और ये उस ज़माने में अगर आप बात करते हैं तो ये तब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब जब है, अब तो इनकी उम्र जो है तकरीबन 61 साल हो गई है, 61 वर्ष के हैं। अब जो है हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बदल गए हैं, लेकिन उस टाइम पे अजय भूषण प्रसाद पांडे जो थे हमारे क्या थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो आंसर जो है वो बी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन लिस्टेड अमंग द क्लीन टेलकोस लिस्ट मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो भाई साहब, ये बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। तो इसमें एक बात समझ लो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किस कंपनी को जो है वो क्लीन टेलको का खिताब जो है वो दिया था, या उसमें लिस्ट किया था, उसकी बात हो रही है, ठीक है। खिताब देने की बात हो रही है, लिस्ट करने की बात हो रही है। अब ये वो दौर है 2020 का, जब दिसंबर 2019 में वुहान चाइना से स्ट्रेन जो है कोविड का आ चुका है, ठीक है। और आज के हालात जो है, सिचुएशन आप जानते हैं किस तरह की है, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि चाइना एंड यूएस एक दो बड़े पावर्स के तौर पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मतलब हमारे साथ जो चल रही है प्रॉब्लम चाइना की, वो तो चल ही रही है, वो वर्ल्ड हेजमनी की तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। और उसमें यूएस को बहुत दिक्कत है, मतलब यूएस तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि सुपर पावर में कोई उससे ऊपर निकल जाए। वो रशिया का नहीं कर पाया, तो चाइना तो किस खेत की मूली है टाइप का उनका हिसाब है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, इसमें उसने बेसिकली अंबानी साहब का जो रिलायंस जियो है उसको तो उसने शामिल किया है किसमें, क्लीन टेलकोस में। लेकिन अगर आप वहां की बात करते हैं चाइनीज, तो चाइनीज हुवाई कंपनी जो है काफ़ी फेमस है, आपने नाम सुना होगा, और ZTE जो उसकी जो कंपनीज हैं, इन दोनों को उसने क्या दिया है, उसने थ्रेट का दर्जा दिया था। इसी लिस्ट में जब हुआ था तब इन दोनों को उसने थ्रेट का दर्जा दिया था, और उसे कहा था कि इसकी वजह से आप कह सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ थ्रेट टू दी फेयरनेस ऑफ द इंडस्ट्री। इसको इस तरह की कोई बात उनके लिए कही गई थी। इनफैक्ट उसको बहुत ही मेजर उसने सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में भी पोस्ट किया था, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि अगेन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें हुई थी तो इसके ऊपर भी खींचातानी जो है वो बढ़ी थी, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपना जो आंसर है वो अपने को मिल गया है कि मुकेश अंबानी साहब का रिलायंस जियो जो है, जो कि आजकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अब जियो मार्ट के तौर पे भी आ गया है, और आप कह सकते हैं रिटेल सेक्टर को भी इट इज़ नाउ रेडी टू टेक बाय द स्टॉर्म, ठीक है। जैसे इसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को ले लिया है, तो बिल्कुल रिलायंस जियो का नाम यहाँ पे आता है। अब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, बट द राइट गारंटीड अंडर डैश कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अब देखो नेशनल इमरजेंसी की बात आ रही है, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब हमने सिविक्स पढ़ा था कि 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं इंडिया में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, 1975 से लेकर 1977 तक की नेशनल इमरजेंसी, है ना। उसमें बात हुई, बहुत सारे जो हमारे लॉज हैं, चीज़ें हैं, रिपील कर ली गई। बहुत सारे ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको रातों रात जो है वो जेलों में बंद कर दिया गया। पूरा का पूरा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और लिबर्टी है वो स्क्रैप ऑफ हो गई थी। बहुत कुछ उस टाइम पे हुआ था। डार्केस्ट आर कहा जाता है इंडिया डेमोक्रेसी का उसको, ठीक है। अब इसमें आप बात कर लीजिए कि इसमें एक और चीज़ आई बाद में, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दी और उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी टू लिव जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक आदमी का मौलिक अधिकार होने के साथ साथ उसको ये अधिकार जो है जन्म से मिला है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसको इवन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई बात होती है जिसमें आप कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी अगर आप कह रहे हैं कि सस्पेंड हो गई हैं, तो भी ये 2 राइट जो हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगी, राइट टू लिव टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी टू लिव, राइट। तो इनको उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में इसको पर्सनल लिबर्टी है ना, तो उन्होंने कहा किसी भी हाल में इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों राइट काहे में इंश्राइंड है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल या लिबर्टी, जो भी आप उसको बोलना चाहें, पर्सनल लिबर्टी है बेसिकली वो। वैसे ये राइट टू लिबर्टी भी अगर आप कहेंगे तो भी एक ही बात है वो,
ठीक है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, ये दोनों ही जो राइट्स हैं ये इंश्राइंड हैं आपके आर्टिकल 20 और 21 में। इस वजह से चाहे आपकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो नहीं हो, किसी भी हाल में ये सस्पेंड नहीं होंगी। और ये किसके द्वारा बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बोली गई है। और कौन से अमेंडमेंट में बोली गई है? 44th अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट के तहत ये बात लागू की गई है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के बाद की बात हो रही है अभी। आपको मालूम होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत ये बात जो है बोली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो है कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइन द ट्राईपार्टीट पैक्ट। अब ट्राईपार्टीट पैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि बेसिकली एक्सेस पावर्स ने किया था। ठीक है, एक्सेस पावर ने किया था। एक्सेस पावर कौन थी? ये बात हो रही है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। ठीक है, दो पावर्स थे। ठीक है, आपको मालूम है एक्सेस पावर थी और यहाँ पे कौन सी पावर थी? दो पावर्स में, दो गुटों में बन गई थी दुनिया, एलाइड पावर। भारी कौन सी पड़ी थी? एलाइड पावर। अब एक्सेस पावर में जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा बढ़ गया था? आप मान लीजिए एक तरह से इसमें एक तरफ था जर्मनी। आपको मालूम है नाजी रूल जो है हिटलर का, वो बिल्कुल अपने चरम पे था। सेकंड आप बात कर लेते हैं, इसमें आ गया था इटली। और थर्ड जो उसका पार्टनर था वो था जापान। ठीक है, और अब आप समझ लीजिए कि ये थे एक्सेस पावर्स। अब इन्होंने क्या सुप्रीमेसी मांगनी थी? इन्होंने मान लिया था कि यूरोप में सबसे बड़ा पावर सेंटर जो है, पावर के जो पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं, वो जर्मनी और इटली हैं। और साउथ ईस्ट में सबसे बड़ा जो है वो जापान है, एशिया में। ठीक है, एलाइड पावर में कौन कौन साथ में थे? एलाइड पावर में अगर आप 4-5 नाम में से 4 ही नाम पढ़ लेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस भी था, मतलब आप बेसिकली मान लीजिए तो यूरोप है ना। इसमें अगर अपन जर्मनी इटली को हटा दें तो तकरीबन यूरोप एक पूरा। यूएसए, यूएसएसआर एंड 5वां नाम आ जाता है चाइना का। ठीक है, तो अगर आप इसको बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के अधीन उस टाइम पे ये वक्त था जब ब्रिटेन का यूनियन जैक के अंडर 2/3 दुनिया आया करती थी तकरीबन, ये उस समय की बात है। तो अगर ब्रिटेन उस साइड पे था, फ्रांस उस साइड पे था, यूएस था, यूएसएसआर था, चाइना था, तो आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा अलायंस था, राइट। तभी इसको द ग्रैंड अलायंस भी बोला जाता है। और तभी आप अगर ये बात करते हैं तो ये तो कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए थे। जापान ने यूएसए पे, आपको मालूम है, पर्ल हार्बर पे अटैक किया और उसके बदले में क्या हुआ? पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ और उसके बदले पे क्या हुआ था? आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग हुई, जिसके बाद जापान ना सिर्फ इससे पीछे हट गया, जापान बहुत सारी चीजों से, आप कह सकते हैं एनेक्सेशन की राजनीति से, या आप कह सकते हैं वायलेंस की राजनीति से, या ये जिसको आप कहते हैं ना पावर की राजनीति से ही बिल्कुल इसने किनारा कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ही आउट हो गया था। जर्मनी में आप जानते हैं, जर्मनी में फाइनली हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो एक्सेस एंड अलाइड पावर्स की बात हो रही है। तो ट्राईपार्टाइट जो पैक्ट है बेसिकली ये एक्सेस पावर ने साइन किया था, मतलब ये जर्मनी, इटली और जापान की बात हो रही है। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान ने साइन किया था, जिसमें आपने बात कर ली है, आंसर जो है वो बी है। ये चीजें क्लियर हो गई है ना? ठीक है, एक्सेस एंड अलाइड पावर्स। चलो ये मैं मिटा दूं। ऑलराइट, ये पूरा पढ़ लिया अच्छे से। एक्सेस पावर जर्मनी, इटली, जापान, एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, यूएसएसआर, चाइना। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे। अपन बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी का सोर्स क्या है, या नर्मदा रिवर का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, नर्मदा रिवर जो कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी रिवर मानी जाती है। जब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की आप बात करते हैं तो पेनिनसुला इंडिया की बहुत बड़ी नदी मानी जाती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जब हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा था तब मैंने आपको नदियों के बारे में पढ़ाया था, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। तो ये जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, और सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब इसमें अगर आप नाम सुनेंगे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में और नाम आ जाता है, गोदावरी आ जाता है, तापी का आ जाता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स।
ये ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एमपी अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये पेनिनसुलर की, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि और कौन कौन सी हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बेसिक का नाम लिख रही हूँ मैं। तापी नदी का आपने नाम सुना होगा, आपने साबरमती का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने गोदावरी का नाम सुना होगा, आपने घग्गर का नाम सुना होगा, और आपने ऑफ कोर्स नर्मदा का नाम तो सुना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम में ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारे यहाँ की। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हमारे यहाँ की वो कहाँ जाके गिरती हैं, वो आपको मालूम है पहाड़ी नदियाँ भी हैं, और वो ज़्यादातर कहाँ जाके गिरती हैं, वो गिरती हैं हिमालयन जो रिवर्स सिस्टम है उसमें से भी आती हैं वो, और वो जाके गिरती हैं बेसिकली आपके कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इसमें से सबसे लंबी जो है वो नर्मदा है, और बाकी तापी, साबरमती और गोदावरी, और इनका नाम तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये आंसर क्लियर हो गया है। गंगोत्री से आप जानते हैं, गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकली हैं। नाउ एग एल्ब्यूमिन व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर इट फॉर्म्स अब मैं आपको एक बात बता दूं, एग एल्ब्यूमिन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर अंडा खाते हैं जो लोग तो वो समझ रहे होंगे कि जो वाइट हिस्सा होता है ना, योक की बात नहीं हो रही है, जर्दी इसको कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। अंडे का जो सफ़ेदी होती है अंडे की, राइट। अगर हम एग बनाते हैं तो ये मान लीजिए कि हमने एग बनाया, ठीक है। इसमें मान लीजिए बीच में ये जो है हमारा हो गया योक। तो ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो सफ़ेदी है ये, इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये मतलब बेसिकली एल्ब्यूमिन होता है, और ये आप कहते हैं इसको योक। मतलब ये होता है बेसिकली एल्ब्यूमिन इसमें होता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, और इसको जब आप ठंडे पानी में मिक्स करेंगे, गर्म पानी में करेंगे तो ऑमलेट बन जाएगा, मतलब हाफ फ्राई बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मिक्स किया जाता है, इट फॉर्म्स मिक्स्ड विद कोल्ड वाटर। इसको जब कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो बेसिकली ये क्या बनाता है, कोलॉइड, ठीक है। क्लियर, ऑल राइट। ओके, ये तो बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको पढ़ाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तब मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। हमने डिस्कशन किया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई ये अगर अपन मान लें कि ये अपना ग्लोब है, थोड़ा सा ग्लोब बना है, डोंट माइंड, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको मालूम था क्या होता है, इनकी हमने बात की थी, ये हो गए आपके क्या, जिनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। ये वाले जो हो गए पैरेलल वाले, ये हो गए आपके क्या, लैटिट्यूड। और ये जो लंबी लंबी लाइंस हो गई, ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है इसमें, सिंपल सा फंडा समझ में आया कि ये तो आपका हो गया क्या, इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। ये जो हो गया आपका बेसिकली हो गया क्या, लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो हो गए आपके क्या हो गए, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इसमें इंडिया के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी हमने बात की थी, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये तो सर्कल्स है ना, ये तो सर्कल्स हैं, ये तो क्लियर होगा, ये तो सर्कल्स हैं। कौन से, आर्कटिक एंटार्कटिक सर्कल वाले सर्कल नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ, इतना ख़राब नक्शा वो बनाया मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसमें से भी देखो हेमिस्फीयर समझ जाओ, ये ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न है, ये नीचे वाला जो है क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अपना इंडिया जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना।
ऊपर देखते हो ना जो अपना इंडिया बना हुआ है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है अर्थ के, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और हमारे यहाँ से स्टेट्स में से कितने स्टेट्स में से मैंने पढ़ाया था, कितने स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, मैंने ये भी बताया था, है ना। और मैंने अपना IST का भी बताया था, जो आपका मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है वो कैसा है, ग्रीनविच मेरिडियन क्या काम करता है, IST जो है अपना कहाँ से निकलता है, वो सब भी आप जानते हैं, है ना। मिर्ज़ापुर का हमने बात की थी, तो ये सब आपको क्लियर है फटना। अब अपन को सिर्फ बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझनी है, अपन को समझना है क्या, साउथ, और आपको समझना है बेसिकली क्या, साउथ और नॉर्थ का, ठीक है। आपको समझना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है बेसिकली। तो अब आपको ये तो बहुत ही, जब इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली तो ये तो बहुत ही आसान है। तो आप जानते हैं 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ की बात हो रही है। ऑलराइट, मतलब ये सदर्न टू नॉर्थ है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो आंसर इज ए। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि किंगडम एनिमिलिया तो हमने इतना पढ़ा हुआ है ना कि अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि एक मैंने आपको बताया था, एक उसके बारे में, अर्थवर्म के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो होता है, बाकी का तो ओपन होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका ओपन नहीं होता है, इसका क्लोज सर्कुलेटरी ऑर्गेनिज्म या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके 2 वेन्स, अगर 3 वेन्स होते हैं, 3 मेन वेन्स होते हैं, एक होता है ऑर्टा, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वर्नल, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया है यहाँ पे। और बाकी जाहिर सी बात है कि जब आंसर अर्थवर्म है तो बाकी 3 के जो हैं वो तो ओपन सर्कुलेटरी होते ही हैं, ठीक है। सो द आंसर इज डी, अर्थवर्म्स। नाउ इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बहुत ही मेरे ख्याल से 6th-7th स्टैंडर्ड फिजिक्स है ये, राइट। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। Now, what does the Latin phrase annus mirabilis means in English? इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, annus mirabilis का, इसका मतलब बेसिकली जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं होता, इसका मतलब आइडियली अगर अपन इसको आप क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करें भाषा में, तो इसका मतलब होता है ऑस्पिशियस ईयर, ठीक है। तो बेसिकली एनस का मतलब होता है क्या, एनस मिराबिलिस का मतलब होता है ऑस्पिशियस ईयर। जो यहाँ पे सबसे क्लोज ऑप्शन इसमें से आपको क्या दिख रहा है, अप टू डेट, इन एसेंस, नेचुरल वे, अ वंडरफुल ईयर। सो द आंसर इज ए, अ वंडरफुल ईयर मीन्स द एनस मिराबिलिस। अब इनकी बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। इस बुक को जैसे सलमान रुश्दी की द मिडनाइट चिल्ड्रन को द मैन बुकर प्राइज़ मिला था, वैसे ही इसको भी मैन बुकर प्राइज़ से नवाजा गया था, बुकर प्राइज़। और ये जो किताब है बेसिकली इनकी जो माँ थी इस राइटर की, वो भी राइटर थी, ठीक है। उनकी किताबों को भी काफ़ी मिला था मैन बुकर प्राइज़, और इनफैक्ट क्रॉसवर्ड प्राइज़ भी इस किताब को मिला था। क्रॉसवर्ड प्राइज़ जो है 2006 का, वो भी इसको मिला था, और मैन बुकर प्राइज़ भी इनको मिला था। और इस राइटर की ये दूसरी ही किताब थी, सेकेंड बुक ऑफ द राइटर, एंड शी वॉज अ फीमेल राइटर। और अरुंधति रॉय के बाद इनको मिला था, तो काफ़ी सारा नाम और बहुत सारी चर्चा भी हुई थी। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मैन बुकर प्राइज़ मिला था, को बुकर प्राइज़ मिला था, उसके बाद इनको मिला था, अब हम बात कर रहे हैं किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ऑलराइट, नाउ अ ग्रुप ऑफ पीपल हायर टू अपलॉड एट द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो है ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, एक फ्रेंच ट्रेडिशन है। जब फ्रेंच थिएटर्स होते हैं या फ्रेंच ओपेरा होते हैं तो वहाँ पे लोगों को बाकायदा ग्रुप ऑफ पीपल को हायर किया जाता है, जिनका काम होता है कि वो बैठ के ताली बजाएंगे और अपलॉड करेंगे उसको, ठीक है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में आपने रुदालियों का कल्चर सुना होगा ना, रुदाली मतलब क्या कि जो कोई शोक सभा होती है कहीं जाती है तो वहाँ पे बैठ के वो बिल्कुल छाती ठोक ठोक के रोने का
काम करती हैं, मतलब उनका जो पूरा जो एक ट्राइब है उसका काम ही वही है, रुदाली ही कहा जाता है, कोई जाके रोने का काम करती हैं वहाँ पे, है ना, और बहुत मौन करती हैं और बहुत बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एकदम ही बहुत ही एकदम गमगीन माहौल होता है, एकदम बिल्कुल छाती ठोक ठोक के रोती हैं वो। वैसे ही यहाँ पे जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है, जिसमें बेसिकली लोगों को हायर किया जाता है अपलॉड करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। काहे में? फ्रेंच थिएटर एंड ओपेरा में, ठीक है, म्यूजिकल थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस जो होती हैं उसमें, और इनको कहा जाता है बेसिकली क्लैक, और जो काम करते हैं इसको इनको कहा जाता है क्लैकर, ठीक है। ये जो लोग होते हैं जिनको हायर किया जाता है उनको कहा जाता है क्लैकर। ऑलराइट, सो नाउ यू नो द आंसर, क्लैक। नाउ the Permanent Court of Arbitration (PCA) is an intergovernmental organization to resolve dispute that arise out of international agreement between member state, international organization or private parties. Where is it located? आपको मैं ये बता दूं कि बहुत पुरानी संस्था है, 1899 से इसको माना जाता है, 1899 से इसको माना जाता है। काम जो है वो तो आप इसका जानते ही हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में करता है मेंबर स्टेट्स के बीच में, अगर कोई प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा होता है तो उसका पीसफुल सेटलमेंट करते हैं ये। और इसमें ये भी बात की जाती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आप वैसे भी जानते हैं कि जब हमने मिटिगेशन आर्बिट्रेशन वगैरह मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों में पढ़ाया है, हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा हुआ है, जिसको आप ADR भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें ये इंटरनेशनल एक संस्था है, इंटरगवर्नमेंटल संस्था है, और इसका अगर आप बात करते हैं तो उसका जो वो है क्या बोलते हैं, इसका जो HQ है वो कहाँ पर है? हैग में है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1899 बहुत पुरानी है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बाकी तो देखो यार, बाकी तो सारी बहुत सिंपल सी दिख रही हैं, ठीक है। एरोफ्लॉट की तो अभी बात चली रही है, रशिया में है क्योंकि ईजी जेट यूके है। गल्फ एयर बहरीन है, गल्फ एयर कई लोग कंफ्यूज होते हैं उसके साथ, दुबई के साथ, ठीक है। तो एशियाना जो है बेसिकली नॉर्थ कोरिया के नहीं है, एशियाना मैं आपको बता दूं साउथ कोरियन है, ठीक है। एशियाना बेसिकली साउथ कोरियन है, और साउथ कोरिया में भी एविएशन सेक्टर में, साउथ कोरियन में भी एविएशन सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो उसकी एविएशन में, एविएशन इंडस्ट्री में आप इसका योगदान अगर मानते हैं बेसिकली, ठीक है, इसको अगर आप मानते हैं तो इसका सियोल में, इसका हेडक्वार्टर अगर आप बात करते हैं तो सियोल में है, ठीक है, साउथ कोरिया में। और एविएशन में इसका तकरीबन 25% योगदान माना जाता है, और डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब वहाँ के तो अगर आप बात करते हैं पूरे एविएशन सेक्टर में 25% है, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप बात करते हैं, मतलब ये एविएशन सेक्टर ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि वो है जो होल्डिंग है वो आप मान सकते हैं तकरीबन 20 से 25% की है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एशियाना जो है ये रॉन्ग आंसर है, नॉर्थ कोरिया का नहीं है, साउथ कोरिया का है। किम जोंग के राज में बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों का उभर पाना और बन पाना, ठीक है। तो ये बेसिकली एशियाना जो है साउथ कोरिया की है। अच्छा, हमने 38th पैरेलल भी डिस्कस किया था, वो आपको याद होगा, है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रेफरेंस में, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं हम। द सिटी ऑफ नाइम्स इन फ्रांस गिव्स इट्स नेम टू इट्स पॉपुलर फैब्रिक व्हिच इज सेड टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड हियर फर्स्ट। नेम द फैब्रिक। अब मैं आपको एक नाम लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम लिख रही हूँ आपको उस नाम से कौन सा फैब्रिक आप जोड़ पा रहे हैं आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। SERG, सर्च डे, ठीक है, सर्च डे नाइम्स। अब ये नाम का जो फैब्रिक है इसकी शुरुआत जो है वो इस जगह से हुई थी, सिटी ऑफ नाइम्स फ्रांस से हुई थी। अब मुझे ये बताइए कि ये आगे चल के ये फैब्रिक जो है बहुत ही कोर्स सा फैब्रिक था, बड़ा आगे चल के इस फैब्रिक ने जो है पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया और पूरी दुनिया में छा गया। और बाद में जाके इसका नाम जो है, क्योंकि बड़ा टफ लगता था लोगों को सर्च डे नाइम्स बोलना, तो इस वजह से इसका नाम जो है उसको चेंज कर दिया गया ओवर द ईयर्स, और इसका नाम क्या बना?
आप बता पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या नाम हो सकता है? सोचिए 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 सोचिए, सर्च तो नहीं है, काफ़ी एक जो नाम समझ में आ रहा है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ उसका नाम जो है वो ओरिजिनल जो आज आप इस नाम से इसको जानते हैं वो इसी के जो बड़ा सा नाम है उसी में छुपा हुआ है। बेसिकली इसको देखा जाता है, ये फोकस आप यहाँ कीजिए तो आपको इसका नाम जो है वो आराम से पता चल जाएगा। फोकस करने की बात यहाँ है, इसको बोला जाता है यस द वन एंड ओनली एंड वेरी 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 पॉपुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट डेनिम। डेनिम का जो है वो सिटी ऑफ नाइम्स से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अब बात हो रही है बिरजू महाराज जी की। बिरजू महाराज, इनको हम जानते हैं ब्रिजमोहन मिश्रा जी महाराज के नाम से, पंडित ब्रिजमोहन मिश्रा जी महाराज, जिनका पूरा अगर आप परिवार देखते हैं तो उनके पिताजी, उनके दोनों चाचा, वो सारे के सारे इस आर्ट फॉर्म को समर्पित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस डांस फॉर्म के लिए लगाया। एंड व्हाट ग्रेस एंड व्हाट क्लास, है ना। मतलब इनके लिए कहा जाता है कि बिरजू जी महाराज से अगर आपने डांस सीखा है, मतलब अगर आपने क्लासिकल संगीत का क्लासिकल नृत्य सीखा है तो यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द लकीस्ट सोल ऑन अर्थ। अगर आपको इतनी रुचि है अगर आपको क्लासिकल नृत्य में तो ठीक है। अगर आप कहेंगे माधुरी दीक्षित का आपने नाम सुना होगा, वो इनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक, बहुत बड़ी फैन तो नहीं कह सकती मैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनको अपना आदरणीय, आप कह सकते हैं कि उनको अपना आइडल मानती थी वो। और अगर आपने बिरजू महाराज के आपने इंटरव्यू सुने होंगे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि एक, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा कि किस डांस रियलिटी शो में वो गए थे जिसमें उन्होंने एक छोटे टुकड़े पे उन्होंने सिर्फ बैठे बैठे अपनी मुद्राओं से उसको पूरा का पूरा क्या किया था, उन्होंने कोरियोग्राफ किया था और वो स्टैंडिंग ओवेशन लोगों ने उनको दिया, ठीक है। तो इतनी मास्टरी उनकी अपने आर्ट फॉर्म पे थी। और वो किसके थे, वो कौन सा डांस फॉर्म था? जाहिर सी बात है वो लखनऊ घराने को बिलोंग करते थे। लखनऊ घराने से वो कथक जो है उनका, कथक आप कह सकते हैं कि कथक उनका डांस फॉर्म था। और 2022 में ही, जनवरी 2022 में इनका निधन हुआ, ठीक है। तो आप इनकी बात कर रहे हैं, बिरजू महाराज इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद कथक डांस फॉर्म, और वो लखनऊ घराने से थे। लखनऊ घराना, कथक में घराने होते हैं, ठीक है। लखनऊ घराने से थे, जयपुर घराना, बनारस घराना, वैसे ही लखनऊ घराना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज कप्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? ये जब हमने वो किया था, स्पोर्ट्स वाला किया था, तब इसको हमने डिस्कशन किया था, तो इसका जवाब आप जानते होंगे। लेकिन मैं आपको अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने तब बात की थी। तो आप जानते हैं दिलीप सिंह जी जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही उनके नाम पे क्रिकेट टूर्नामेंट किया जाता है, या क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो दिलीप ट्रॉफी के नाम से दी जाती है, दिलीप सिंह जी के नाम पे। और इनके बारे में एक और बात बोली जाती है कि ये जो जोग्राफिकल जो मैचेस होते थे, है ना, जो जोग्राफिकल बेस्ड जो मैचेस होते थे, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, वैसे ही दिलीप ट्रॉफी जो है बहुत फेमस है। किसके लिए? क्रिकेटिंग ट्रॉफी मानी जाती है, ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं कि ये अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से जो टीम्स आती थी वो जब आपस में मैच खेलती थी तो उनको दिलीप ट्रॉफी का मैच होगा। अगर आपको बाकी कुछ याद नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कोई बड़े बड़े क्रिकेटर्स के अपने इंटरव्यू देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपको पता होगा कि फलाने ने रणजी खेली है या दिलीप खेली है, बोला जाता है, ठीक है। तो दिलीप खेली है या रणजी खेली है बेसिकली बात होती है। तो आप बात किसकी कर रहे हैं? आप दिलीप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। तो आपको ऑफकोर्स आंसर पता चल जाता है कि दिलीप ट्रॉफी छोड़ के बाकी ये सारी ट्रॉफीज जो हैं वो किसकी हैं? वो आपको एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन से। ऑलराइट, सो द आंसर इज ए, दिलीप ट्रॉफी। Next question, the Dubai World Cup is awarded at the race held annually since 1996 in Emirates of Dubai, United Arab Emirates. With which sport is Dubai World Cup associated? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका जवाब आपके पास होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि ये यहाँ पे बहुत सारी जो हैं वो डर्बी और हॉर्स रेसेस होती हैं अराउंड द ईयर, ठीक है। बहुत सारी रेसेस होती हैं, उसमें से सबसे फेमस अगर हॉर्स रेस कोई मानी जाती है तो दुबई वर्ल्ड कप माना जाता है, जो कि कब होता है और जो मतलब अभी होते होते इसको काफ़ी साल हो गए, 1996 से हो रहा है। और ये वर्ल्ड का सेकेंड सबसे प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कप माना जाता है हॉर्स राइडिंग का, हॉर्स रेसिंग का, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि हॉर्स रेसिंग में ये होता है वहाँ का एक सबसे बड़ा, एक दुनिया का जो
डर्ट रेस कोर्स है या डर्ट ट्रैक माना जाता है, जिसको आप कह सकते हैं मेडन रेस कोर्स, ठीक है, वहां पे ये होता है और हर साल आयोजित होता है। कौन सा? मेडन रेस कोर्स में आयोजित होता है। दुनिया भर के लोग इसमें आके शिरकत करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहलाता है? ये डर्ट ट्रैक कहलाता है और यहाँ पे होती है हॉर्स रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। द प्ले इज नेवर रेफर टू इट्स बाय रियल नेम बिकॉज एक्टर्स कैन बिलीव इट टू बी कर्स्ड। द स्कॉटिश प्ले के नाम से इसको कहा जाता है। लिखा गया है किसके द्वारा? द ग्रेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्ले राइट्स द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ठीक है। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, या एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल एंड दैट एंड्स, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब शेक्सपियर के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। ग्लोब थिएटर से अपनी शुरुआत की। जैकोबियन एरा या एलिजाबेथन एरा या शेक्सपियरियन एरा जो है ब्रिटिश में माना जाता है। 1600 के आसपास का इनका टाइम माना जाता है। एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथ का वो पीरियड था, ठीक है। और इनकी बहुत सारी जो ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ मानी जाती हैं, फेमस कॉमेडीज़, तो जैसे मैंने आपसे कहा ऑल वेल दैट एंड्स वेल है। उसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ भी हैं उनकी। मर्चेंट ऑफ वेनिस उनकी एक बहुत अच्छी कॉमेडी मानी जाती है। उनके ट्रेजेडीज़ जो हैं अगेन बहुत सबलाइम ट्रेजेडीज़ जो हैं शेक्सपियर ने लिखी हैं, जिसमें से अगर आप उनके 4 जो मेन हीरोज़ माने जाते हैं ट्रेजेडी के, उसमें अगर आप नाम लेते हैं तो यहाँ पे 2 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ओथेलो, मैकबेथ। 2 और मैं आपको बता देती हूँ, हैमलेट एंड किंग लियर, ठीक है। ये इनकी 4 सबसे फेमस ट्रेजेडीज़ मानी जाती हैं। और इनके चारों के जो हीरोज़ हैं उनमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं इनमें जो भी हैं वो मेन आप कह सकते हैं उनके अंदर हिमर्शिया रहता है। उसमें अगर आप एक टर्म समझ रहे हैं तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई उनकी पर्सनालिटी में ऐसा फ्लॉ रहता है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडीज़ बनती हैं, ठीक है। अब रोमियो एंड जूलियट इनका एक क्लासिक है, ठीक है, जैसे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है, तो वो इसमें आ जाता है। टेल ऑफ 2 सिटीज़ बेसिकली चार्ल्स डिकन की है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स की नॉवल है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब इसमें मैं समझा दूं आपको कि जब ये हैमलेट की बात कर रहे हैं तो हैमलेट और किंग लियर और ओथेलो तो ठीक है, यहाँ पे लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा डार्क ट्रेजेडी इन द सेंस इसमें भी है कि लेडी मैकबेथ, क्योंकि इसको जो राजा रहता है उसको मार देते हैं ये लोग, और उसके बाद उसको आप कह सकते हैं कि हैलुसिनेशंस वगैरह उसको होते हैं एंड शी काइंड्स ऑफ गो क्रेजी, राइट। तो इसको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत ही डार्क ट्रेजेडी के तौर पे इसको देखा जाता है। और कहा जाता है कि जो भी लोग इससे पढ़ते हैं कहते हैं तो कहा जाता है इट मार्स कर्स अपॉन पीपल। तो लोग ना उस ज़माने में, क्योंकि एलिजाबेथन एरा भी जो माना जाता था वो बड़ा जिसको आप कहते हैं बहुत सुपरस्टिशन का एरा माना जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स आर वेरी सुपरस्टिशियस पीपल बाय द वे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडियन सुपरस्टिशियस होते हैं तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश लोग भी बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं। तो वो इस बात को मानते थे दैट यू नो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी कर्स्ड, और वो माना जाता था कि जो एक्टर्स थे इनफैक्ट वो मानते थे कि ये कर्स्ड है, ठीक है। तो इसको कभी भी इसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, इसको स्कॉटिश प्ले के नाम से बुलाया जाता था। और ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी भी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। तो द आंसर इज मैकबेथ। ऑलराइट, now which of the following sculpture was stolen from Khajuraho temple but later on returned to India? अब खजुराहो टेम्पल आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल इंडिया की बात कर रहे हैं, मिडीवल इंडिया की। मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड बिगिनिंग ऑफ द मिडीवल इंडिया की आप बात समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें किसने बनाया था इसको? चंदेला डायनेस्टी ने बनाया हुआ था, ठीक है। चंदेला डायनेस्टी द्वारा, डायनेस्टी
ये हटा दीजिए, ठीक है। डायनेस्टी द्वारा निर्मित थे और बहुत फेमस जो आप जानते हैं टेम्पल्स माने जाते हैं, अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस हैं, अपने एरोटिक जो आप कह सकते हैं मूर्तियों के लिए बहुत फेमस है। हालांकि वो डिपिक्शन हुआ करता था लाइफ फॉर्म्स का, लेकिन वो एरोटिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से दुनिया से लोग आते हैं। हिंदू टेम्पल्स और जैन तीर्थंकर के लिए भी बहुत फेमस हैं वो टेम्पल्स माने जाते हैं। और यहाँ से एक जो मूर्ति थी, एक लेडी की थी जो कि पैरट पकड़ी हुई है, तोता पकड़ी हुई है, वो मूर्ति तकरीबन कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास से चोरी हो गई थी, ठीक है। और फाइनली उसको स्टीफन हार्पर जो कि कनाडा के प्रीमियर हैं, ठीक है, उन्होंने 2017 में ये नरेंद्र मोदी जी को लौटाई थी, ठीक है। स्टीफन हार्पर ने 2017 में नरेंद्र मोदी जी को लौटाई थी। बाद में तो फिर आपको मालूम है कि कनाडा में जब नाम लिया जाता है तो बेसिकली फिर कनाडा में किसका नाम लेते हैं हम? कैनेडियन है, ऑलराइट, कैनेडियन, ऑलराइट। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को लौटाई थी, कौन सी? द पैरट लेडी। बाद में तो फिर आपको सबको कनाडा का नाम जो है सबसे ज़्यादा किसका ध्यान आता है? जस्टिन ट्रूडो का, ऑलराइट, अ पैरट लेडी। नाउ Dash is a Rajasthani style of painting which was founded in 1488 by Prince Rao Bika। हालांकि इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक्चुअली उनका नाम जो था राव बीका था और उनका जो पेंटिंग स्टाइल है वो भी उन्हीं के नाम पे है। और आज की डेट में आप उसको जानते हैं कौन सा? बीकानेर के नाम से। बीकानेर स्टाइल पेंटिंग जो है वो राव बीका द्वारा, स्टाइल पेंटिंग जो है वो राव बीका द्वारा शुरुआत उसकी की गई थी। मधुबनी तो आप जानते हैं, मधुबनी तो मैथिली, बिहार, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही कट जाता है। बाकी कोटा मेवाड़ भी नहीं है। बीकानेर से, राव बीका से बीकानेर स्टाइल पेंटिंग जो है उन्होंने शुरुआत की थी। सो द आंसर इज बेसिकली ए, बीकानेर। नाउ what is the name of the joint European Japanese mission to explore planet Mercury? बेसिकली ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ये अपन पढ़ भी चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से एक आध दो जो अपन ने पहले अभी जो PYQs किए हैं उसी में है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बैपी कोलंबो, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बैपी कोलंबो, इसमें बेसिकली दोनों ही अगर आप देखते हैं तो उसमें जो इनका शटल भेजा जा रहा है तो उसमें ESA जो कि रिसर्च एजेंसी है आपकी कहाँ की? यूरोप की, और जैक्सा जो कि आपकी कहाँ की है? जैक्सा, जापान की। इन दोनों के ही इन्होंने अपने ऑर्बिटर्स जो है इसमें हैं। और इसमें क्या पता करने वाले हैं ये लोग? इसकी मर्क्यूरी का इतिहास क्या है, जियो पोजिशनिंग क्या है, और बाकी इसका किस तरह की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो जापान एरोस्पेस एजेंसी जो है उसका और ESA दोनों के ही ऑर्बिटर्स जो है इस पर काम कर रहे हैं और दोनों का ही जॉइंट मिशन ये माना जाता है, ठीक है। ये ESA और ये जापान का। तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं बैपी कोलंबो की। रियो प्लस 20 इज द नेम फॉर, मैं अब ये बता दूं आपको कि रियो 20 की जब बात की जाती है, रियो प्लस 20 बेसिकली इसमें जो नाम दिए गए हैं वो इसमें से एग्जैक्ट नाम नहीं है, लेकिन आप यूनाइटेड नेशंस आप कह सकते हैं, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात है ये, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात है ये। यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात थी ये, और इसमें आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या बात की गई? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जानते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने हमको दिए हैं, जिसमें इंडिया ने भी उसमें शिरकत की है और इंडिया भी उसमें पूरा करना चाहता है उसको, राइट। अब इसमें हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक अर्थ समिट है ये, इन द सेंस एक मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एक अर्थ समिट है, जिसमें बात की जा रही है कि आपको किस तरह से आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप जो है वो चीज़ें बरकरार रखें और आप पूरा जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें। आप आज के डेवलपमेंट के साथ साथ यू आर कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर ऑफ द डेवलपमेंट एंड ट्राइंग टू सस्टेन दैट, राइट। सो इट इज़ इन द काइंड ऑफ एन अर्थ summit basically dealing with the United Nations conference on sustainable development.
So the answer is A, an Earth summit. अब which of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? इसके बारे में कहा जाता है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क है एक, और उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सब तरह का टेम्परेचर जो है, सब तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन और सब तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, आर्कटिक भी है, टेम्परेट भी है। और जैसे मैंने कहा ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, नाम जो है नमदफा, नमदफा नेशनल पार्क एट आंध्र प्रदेश। Now, a carbon credit is a generic term for any tradable certificate or permit presenting the right to emit 1 ton of carbon dioxide or equivalent amount of different greenhouse gas. Where did this concept of carbon credit originate? अब मैं ये बता दूं आपको, काफ़ी साल हो गए इसको, 1997 की बात है ये। 1997 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके बाद लोगों को एकदम से, जिसको आप कहते हैं कि यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बोला जाता था उसको, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन था बेसिकली ये, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन था ये, मतलब यहाँ पे एक कह सकते हैं आप कि ढांचा जो है वो तैयार किया गया था, फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कंजर्वेशन का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का आपने ऊपर बात की थी, इसको UNCCC भी बोला जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बात की थी आपने। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल करके था, जिसमें ये बात तय की गई थी, जिसके ऊपर ये बात हुई थी। और इसी टाइम पे जब मैंने आपसे कहा था ना, ये वही टाइम था जबकि ओजोन और क्लाइमेट चेंज और इन सब के ऊपर चर्चा होना शुरू हुई थी, इतने बड़े स्तर पर, इंटरगवर्नमेंटल लेवल पे। या कार्बन या CO2 को सबसे बड़ी बात ये माना गया था कि भैया CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, मतलब इसको मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और काफ़ी लेट करा था लोगों ने समझते समझते इसको। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। हमने कर लिए हैं 2020 के आपके क्या MCQs नहीं, PYQs, सॉरी, है ना, PYQs कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं होगा, हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो बचा है वो PYQ बचा है 2021 का सॉरी, और उसके बाद तो फिर आ गया मेन एग्जाम, ठीक है, द D-Day। ऑलराइट, अब आप हमसे चाहें तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और हमारे चैनल पे। ऑफ कोर्स आपको मालूम है फ्री एजुकेशन है, फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हमारी बुक्स चाहते हैं तो आपको हमारी बुक्स मिल सकती हैं। हमारा जो कंटेंट है, हमने बहुत क्वालिटी कंटेंट डेवलप किया हुआ है, जिसको हमने अलग अलग सेगमेंट में रखा है, PYQs, MCQs, कंटेंट, कंसेप्ट, सब में। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।